बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो डाटा विजुअलाइज़ेशन के बारे में है और लेकिन उससे पहले जो हमने पहले चीज़ें कुछ डिस्कस की लास्ट लेक्चर्स के अंदर, उनका थोड़ा-सा प्रीव्यू कर लें। आपको याद होगा हमने ज़िक्र किया था वर्चुअल एनवायरनमेंट का कि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमने कमांड्स भी देखी थी कि पिप की कमांड को यूज़ करके हम वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएँगी। मेरे पास बेसिकली अभी मैं यूबंटू के ऊपर हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंट इसका होता है प्रोसीजर, लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूँ कि जब हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट एक दफ़ा इंस्टॉल कर लिया, तो उसके बाद उसको हम एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। उसको डीएक्टिवेट कैसे कर देते हैं, उसका उसका बता देता हूँ थोड़ा-सा। और उसके बाद जो हमारे पास कुछ पैकेजेज़ हैं, जो पहले से भी हमने डिस्कस किए हुए हैं, जैसे आईपाइथन है, जुपिटर नोटबुक है, थोड़ा-सा उनके बारे में बता देता हूँ। तो फिर हम डाटा विजुअलाइज़ेशन की तरफ जो है वो आएँगे। तो स्टार्टिंग विद वर्चुअल एनवायरनमेंट, हमने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है इस फ़ोल्डर के अंदर जिसका नाम है एमएल, ठीक है? आप अगर विंडोज़ के एनवायरनमेंट में हैं, तो वहाँ पे भी आप जो भी आपका फ़ोल्डर होगा उसके अंदर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने का क्या तरीका है कि आप कमांड लिखेंगे source env bin/activate, ठीक है? तो आपका जो टर्मिनल है उसके स्टार्ट पे उस वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम आ जाएगा, जिसका ये मतलब है कि ये आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है ये एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है? इसको डीएक्टिवेट हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सिंपली हम कमांड यूज़ करते हैं डीएक्टिवेट env bin source, ठीक है? तो इस तरह से ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि हमें अभी इसमें काम करना है तो मैं अभी इसको एक्टिवेट ही रखता हूँ, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट जो है कि अब इस एनवायरनमेंट के अंदर आने का फ़ायदा क्या है बेसिकली, कि इस एनवायरनमेंट के अंदर मैं जो भी इंस्टॉलेशंस करूँगा, जो भी लाइब्रेरीज़ मैं ऐड करूँगा, वो सिर्फ़ इस एनवायरनमेंट के अंदर होंगी। यानी कि अगर मेरे 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, तो जो इसमें मैंने जिन पे काम करना है, तो एक प्रोजेक्ट पे हो सकता है कि रिक्वायरमेंट लाइब्रेरी की कोई डिफरेंट वर्ज़न रिक्वायर्ड हो, दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो कोई दूसरा जो वर्ज़न है वो रिक्वायर्ड हो। तो इसलिए हम जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करके उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो भी आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, वो सिर्फ़ इस एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल होगी और इसके अंदर ही एक्सेसिबल होगी, ठीक है? जैसे कि लेट्स से मैं एक जो इसका इंटरैक्टिव शेल है, जिसे हम आईपाइथन के नाम से जानते हैं, उसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी है, तो ये ऑलरेडी सैटिस्फाइड की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आ रही है। लेकिन अगर आप इसको करेंगे इंस्टॉल तो आपके पास ये इंस्टॉल हो जाना चाहिए। सिंपली यही कमांड है पिप इंस्टॉल आईपाइथन, ठीक है? इसी तरह से इसी वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए आप जुपिटर नोटबुक जो है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? उसके लिए पिप इंस्टॉल जुपिटर, तो क्योंकि मेरे पास जुपिटर भी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए ये दोबारा इंस्टॉल नहीं करेगा। तो जुपिटर और इन दोनों का मैं आपको थोड़ा-सा डिफ़रेंस बता देता हूँ। अगर आईपाइथन हमने यूज़ करना है, तो उसके लिए सिंपल जो है मैं आईपाइथन लिखूँगा, ठीक है? तो ये इसका इंटरैक्टिव शेल आ जाएगा। इस इंटरैक्टिव शेल का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हम डिफरेंट जो कोड यहाँ पे वैसे आप देखेंगे कमांड लाइन के अंदर जो भी आप कोड लिखते हो वो हाइलाइट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे लेट्स से मैं कोई लूप लगाता हूँ फॉर आई इन रेंज लेट्स से 10, ठीक है? तो देखें ये इसने सिंटैक्स को हाइलाइट कर रहा है, फॉर का कलर डिफरेंट है, इन का डिफरेंट है। तो ये आईपाइथन का जो कमांड लाइन है इसका ये फ़ायदा है
अब यहाँ पे इसने देखिए मैंने एंटर प्रेस किया है तो इसने इंडेंटेशन भी दे दिया है कि अब लेट्स से अगर मैंने कुछ प्रिंट करना है तो या जो भी मैंने लूप के अंदर लिखना है वो उतना इंडेंट होके वो आएगा। अब मैं इस पे एंटर प्रेस करता हूँ तो एक दफ़ा फिर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये आप देखें कि जो मैंने लूप लगाया वो बेसिकली यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। तो ये आईपाइथन जो है उसका ये फ़ायदा है। तो इसको अगर हमने ख़त्म करना हो तो हम मतलब क्लोज़ करना हो तो इसको हम एग्ज़िट का फ़ंक्शन जो है वो कॉल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आईपाइथन। इसी की निस्बतन अगर देखा जाए तो जुपिटर नोटबुक जो है जुपिटर नोटबुक उसको ओपन करने का क्या तरीका है, सिंपली हम ये कमांड लिखते हैं जुपिटर नोटबुक। इसको जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये एक ब्राउज़र के अंदर जो है वो एक टैब ओपन हो जाएगा नया। यहाँ पे आपके कुछ एग्ज़िस्टिंग अगर काम किया हुआ है तो वो आ जाएगा, वरना आप न्यू से जाके एक नई नोटबुक भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे पाइथन 3 की एक न्यू नोटबुक क्रिएट करता हूँ। पाइथन 3 बेसिकली वो वर्ज़न है जो कि इस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है और मैंने आपसे जैसे कहा भी था कि पाइथन 3 ही हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे उसी तरह से शेल ये जो कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे भी हम कमांड्स जो हैं वो दे सकते हैं। उसी लूप को अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज 10 और प्रिंट आई, ठीक है, और मैं शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करता हूँ तो इसका आउटपुट जो है वो फ़ौरन आ जाता है। ठीक है, तो ये आपकी प्रेफ़रेंस है कि आप जुपिटर नोटबुक यूज़ करते हैं या आप आईपाइथन जो है वो शेल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके हवाले से। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपने अपनी कमांड्स को रन करना है, चाहे आईपाइथन पे कर लें, उसके शेल पे कर लें या जुपिटर नोटबुक को यूज़ करके। जुपिटर नोटबुक ये कमांड आप रन करेंगे तो ये ब्राउज़र के अंदर जो है ये लोकल होस्ट खुद से ये एक होस्ट क्रिएट करके आपको जुपिटर नोटबुक दे देगा, जहाँ पे आप वन बाय वन कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसके बाद पूरी की पूरी ये जो नोटबुक क्रिएट हो रही है इसको यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन कि किस तरह से आपने कोड को रन करना है इन आईपाइथन और इन जुपिटर नोटबुक।